हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, टेनिस के बारे में है। टेनिस में किसने, देखो इसमें तो बता सिर्फ ये रखा है मैन सिंगल किसने जीता, नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये फ्रांस में हुआ था, जो फ्रेंच ओपन जिसे कहते हैं। बट हम इस वीडियो में आपको सारा बताएंगे कि मैन सिंगल किसने जीता, वुमेन सिंगल किसने जीता, मैन डबल किसने जीता, वुमेन डबल किसने जीता और मिक्स किसने जीता। मिक्स मतलब एक वुमेन एक मैन। तो इनके अगर आप नाम याद रख लोगे तो आने वाले क्वेश्चंस में आपका ये ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। तो ये अभी हम बता देते हैं और इंपॉर्टेंट डे भी आज से हम आपको बताया करेंगे, क्योंकि आपके लिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए लास्ट में मैं आपको ले जाता हूँ और आपको एक बार बताता हूँ। ये समझ गए टेनिस के बारे में, कैसे नोवाक जोकोविच प्लेयर हैं, कितने उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत लिए, किससे पीछे हैं, तो ये सारी बात करेंगे। इसमें अच्छे से वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या है, फ्रांस में हुआ था ये। तो फ्रांस में हुआ है तो क्या बोलेंगे इसे, फ्रेंच ओपन। क्या बोलेंगे इसे, फ्रेंच ओपन। आगे इतनी बात समझ, ठीक है। फ्रेंच ओपन बोल दिया जाएगा इसे। और इसे रोलैंड गैरोस ये भी बोला जाता है। ये उस टेनिस कोर्ट का नाम है, उस स्टेडियम का नाम है जहाँ टेनिस खेला जाता है फ्रांस में, ठीक है। रोलैंड गैरोस क्यों हुआ, क्योंकि जो पहली डेविस कप हुआ था 1928 में और उसमें फ्रांस की टीम ने यूएसए को हरा दिया था, तब से फ्रांस वालों ने खुश होकर स्टेडियम बना दिया अपने वहाँ पे फ्रांस में, और उसका नाम रख दिया रोलैंड गैरोस, जो कि उनका एक पायलट था, बहुत ही ज़्यादा फाइटर पायलट था, ब्रेव था काफ़ी, उसके नाम पे रखा गया ये रोलैंड गैरोस। भी पूछ सकते हैं कि रोलैंड गैरोस क्या है, व्हाट इज रोलैंड गैरोस। तो आप बता सकते हो कि कौन सा मतलब टूर्नामेंट को रोलैंड गैरोस बोला जाता है। विंबलडन को, यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को, चार होते हैं ना, विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो इसमें किसको बोला जाता है, रोलैंड गैरोस, क्योंकि ये फ्रांस का फाइटर पायलट था, ठीक है, जो प्लेन होता है। याद रख लो, रफाल आए थे तो ये प्लेन वगैरह ज़्यादा बनाते हैं फ्रांस वाले, तो उन्हीं का पायलट था, उन्हीं के नाम से रखा गया है। तो ये बात होगी इस टूर्नामेंट की। तो इसमें बात कर लेते हैं फटाफट। मैन सिंगल, ये तो नंबर 1 प्लेयर जो है उन्होंने जीता है। क्या नाम है इनका, नोवाक, सर्बिया के हैं। क्या नाम है, नोवाक, ठीक है। जोकोविच, इसे जोकोविच नहीं बोलते क्योंकि ये साइलेंट होता है, जोकोविच बोला जाता है, इन्होंने डी वगैरह इनका साइलेंट है। इतनी बात समझ आती है। यहाँ से नोवाक जोकोविच, ये हो गया मैन सिंगल। अब आ जाते हैं वुमेन सिंगल पे। वुमेन सिंगल बताइए ये किसने जीता है, कमेंट करते रहिएगा याद करके इसे। बरबोरा, किसने जीता है, बरबोरा। बड़ी बड़बोली हैं, ऐसे याद कर लो और जीत गई हैं, बरबोला। नाम इनके आगे जो कास्ट है वो है क्रेदसिकोवा, क्रेदसिकोवा। बरबोरा से याद कर लो, जैक रिपब्लिक देश की हैं ये, ठीक है, जैक रिपब्लिक, बरबोरा। और वो जो नवाक हैं वो सर्बियन प्लेयर हैं, ये पता होना चाहिए आपको, सर्बिया के हैं, बरबोरा से। ये वुमेन सिंगल है। अब मैन डबल पे आते हैं। मैन डबल, ये किसने जीता है, मैन डबल। ये भी याद करवा ही देंगे आपको। चलो मैन डबल बताइए। दोनों के दोनों फ्रांस के हैं, फ्रांस में हो रहा है तो उन्हें अपनी पिच का तो अंदाज़ा होता ही है। तो ये हैं प्यारे, याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ, प्यारे, ह्यूज, और ये हो गया हर्बर्ट। ये इनके आगे नाम है पूरा, पर आप याद कर लो प्यारे। और दूसरा जो आदमी था इनके साथ मैन डबल में, वो कौन था, वो था निकोलस, निकोलस महूत। याद कर लो, प्यारा निकोलस, प्यारा निकोलस। ये थे मैन डबल के 2 प्लेयर, फ्रांस के थे ये दोनों, मैन डबल के प्लेयर हो गए। वुमेन सिंगल का मैं आपको बता ही चुका हूँ, बड़ बोला। और बात ये है कि कई सालों बाद ऐसा हुआ है वुमेन डबल और वुमेन सिंगल में एक ही वुमेन रही हो। अभी बरबोरा का नाम हमने लिया था, चलो भाई बरबोरा, और दूसरी कटरीना, याद हो जाएगा इससे, कटरीना, बड़बोली है कटरीना। इन दोनों ने जीत लिया वुमेन डबल। आगे इतनी बात समझ, बात करेंगे अभी एडिटोरियल पे पूरा डिटेल में, ठीक है। ये हो गया वुमेन डबल। अब आ जाओ मिक्स डबल पे। मिक्स डबल, एक लड़का एक लड़की, मिक्स डबल। ये किसने जीता है, डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर है वैसे तो, याद आप डिज़ायर से करो। डिज़ायर मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना, डिज़ायर से याद हो जाएगा। और जो आदमी का नाम है वो है जो सेलिसबरी, ये यूके का है, और वो जो वुमेन है वो यूएस की है, यूएस यूके। जो सेलिसबरी, स्ट्रॉबेरी जो, तो डिज़ायर रहता है वुमेन को स्ट्रॉबेरी खाने का, ऐसे याद कर लो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी होती है खाने में। तो डिज़ायर सेलिसबरी, ये वुमेन है, ये मैन है, डिज़ायर सेलिसबरी, ये है मिक्स डबल में। तो याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करवाए तो एक बार, नोवाक
मैन में, वो सिंगल में, और वुमेन सिंगल में बरबोरा, क्योंकि ये तो याद होना ही चाहिए कि वुमेन डबल में भी ये हैं, और वुमेन डबल में बरबोरा और कटरीना, और मैन डबल में फ्रांस वाले वो बेचारे प्यारे निकोलस, और वो जो मिक्स हैं, मिक्स अपना वही डिज़ायर और जो सेलिसबरी। ये छोटा छोटा नाम बताया मैंने, पूरा नाम तो डिज़ायर है, पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। डिज़ायर है जो सेलिसबरी, ये याद हो जाने चाहिए आपको तीनों चीज़ें, ये आप इम्पोर्टेंट है, और कमेंट भी कर सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है बच्चों, एक बार करते हैं स्टार्ट। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एडिटोरियल। जो जो वर्ड आए इंपॉर्टेंट नोट करते चलिएगा और रिवाइज करते रहा करो इसे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके। ठीक है बच्चों, तो और ये हमारी ऐप है, हमने 70 जून तक जो ग्रामर के पेड कोर्स हैं वो सिर्फ 299 में कर दिए हैं सभी के लिए। ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को एंजॉय कीजिए। वहाँ आपको डाउट के लिए व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सब चैट बॉक्स सब मिल जाएगा। कोई डाउट पूछना रहता है, मेनली डाउट होता है बच्चों का, उसकी फैसिलिटी हमने दे दी है। ठीक है बच्चों, और रीडिंग स्किल आपकी यहाँ से इंप्रूव हो जाएगी, और वो कैब भी जो हम यूट्यूब पे डेली सेशन लाते हैं। तो फटाफट करते हैं। नुमेरिनो, ये तो एक शोरूम का नाम है जहाँ पे जीन्स और शर्ट मिलती हैं, पर नुमेरिनो का मीनिंग भी होता है। नुमेरिनो मतलब नंबर 1, तभी ये नाम ऐसे ही नहीं बनते, कुछ सोच समझ के बनाए जाते हैं। तो ये समझ आ गया होगा आपको बच्चों, नुमेरिनो मीन्स नंबर 1। तो ये एडिटोरियल किस पर बेस हो गया आपका? ऑन जोकोविच विन एट फ्रेंच ओपन। पूरा एडिटोरियल देख के जाइएगा। इंपॉर्टेंट डे भी बताऊंगा आज का, और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डे आज का, और कल नहीं बताया हमने, कल का भी बता देता हूँ। चलो 14 और 15 जून कभी भूलोगे नहीं, डेली हम इंपॉर्टेंट डे जरूर बताएंगे आज से लास्ट में वीडियो के। चलिए, तो ये कह रहे हैं नुमेरिनो नंबर 1 ऑन जोकोविच विन एट फ्रेंच ओपन, जो इन्होंने जीत हासिल की है फ्रेंच ओपन में। पूरा ढंग से समझना, पता नहीं क्या क्या ना पढ़ लिया हो आपने। जोकोविच इज नाउ इन साइट ऑफ अ गोल्डन स्लैम आफ्टर विनिंग ऑन अ डिफिकल्ट सरफेस। तो कह रहे हैं अब वो उसकी साइट का मतलब दृश्य होता है, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या नजर आ रहा है। साइट का मतलब कुछ नजर आना, या किसी के पास चल अचीव होते रहना, मतलब आप पास जा रहे हो कुछ अचीव करने के, यूं समझ लीजिए, यूं समझ लो क्लोज टू अटेन, विद इन रीच है अब आपके। अब वो किसके पास क्या दिख रहा है उनको? गोल्डन स्लैम दिख रहा है जीतने के बाद होना डिफिकल्ट सर्विस। अब ये डिफिकल्ट सर्विस जो फ्रेंच का माना जाता है रोलैंड गारोस, तो इसके जीतने के बाद इन्हें अब ये क्या दिख रहा है? गोल्डन स्लैम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब ये गोल्डन स्लैम बताता हूँ क्या होता है। गोल्डन स्लैम उसे कहते हैं जब एक प्लेयर एक साल में ये चारों टूर्नामेंट जीत ले, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और फ्रेंच, और फिर एक समर ओलंपिक भी जीत ले। ठीक है, वहाँ भी मेडल ले आए, तो उसे बोला जाता है गोल्डन स्लैम जीत लिया। तो ये कह रहे हैं इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच हैज ऑलवेज मेंटेन दैट, इन्होंने हमेशा मेंटेन किया दैट एंडिंग हिज करियर विद द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इज। तो इन्होंने हमेशा क्या मेंटेन किया है कि एंड, ये जो इज वर्ब आई है ना, ये आई है इसके लिए, एंडिंग के लिए, क्योंकि जेरेंड है ये। एंड करना अपने करियर का विद द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल इज वन ऑफ हिज मेन मोटिवेशन। प्राइम का मतलब मेन मोटिवेशन टू कीप प्लेइंग टेनिस, जारी रखना टेनिस। तो ये कह रहे हैं अपने करियर को ये एंड करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम हो। ठीक है, क्योंकि अभी इनके पास 19 हैं, और जो 2 मेन प्लेयर हैं आपको पता होना चाहिए, रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल। राफेल नडाल बेचारे स्पेन के हैं, रफाल फ्रांस का है वैसे, पर वो जो रफाल जहाज है ना, वो जब मारता है ना, गोलियां छोड़ता है तो बहुत दर्द होता है। तो ये हैं स्पेन के हैं, और रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं क्या कहते हैं नोवाक जोकोविच। तो ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइटल इनके नाम हो, करियर इस तरह से इनका एंड हो, तो ये इनका मेन मोटिवेशन है। टेनिस को किसी भी चीज़ का मोटिवेशन होता है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, जबकि पास आपके पास एक सपना नहीं है ना, एक डिज़ायर नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपने अंदर डिज़ायर बनाओ कि क्यों लेना चाहते हो और मुझे क्या करना है इसमें। ठीक है, माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ, वो सपना आपको सजाना पड़ा, वही आपका टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है। क्योंकि मेनली सिलेक्शन ना होने के कारण सिर्फ एक रीज़न है, टाइम की वेस्टेज, और कुछ नहीं है। चलिए, वो टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे अगर डिज़ायर बना लोगे तो क्यों करना चाहते हो। इन द रोलैंड गैरोस फाइनल ऑन संडे, वही है रोलैंड गैरोस, मैंने बताया था फ्रांस के मैदान को कहते हैं ये। ठीक है, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है फिर ये। तो कह रहे रोलैंड गैरोस फाइनल जो संडे को हुआ, ही टूक ए जाइंट स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे कदम, लॉन्ग स्टेप।
तो उन्होंने एक जाइंट लंबे कदम लिए इन रियलाइजिंग दिस ड्रीम, इस ड्रीम को रियलाइज करने में, इस सपने को मतलब आगे बढ़ाने में, विद अ सेंसेशनल कम फ्रॉम बिहाइंड 5 सेट विक्ट्री, विदा किस चीज के साथ, एक सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब बड़ा ही सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग, जो उन्होंने कम फ्रॉम बिहाइंड, कम फ्रॉम बिहाइंड मतलब पहले कोई हार रहा और एकदम से जीतने लग जाए, 5 सेट विक्ट्री, इनके सेट बनाए जाते हैं कि 3 सेट में विक्ट्री होती है, ज्यादातर चैंपियनशिप में 5 सेट बनाए जाते हैं कि 5 सेट में होगा कोई भी मैच, 3-1, 2-6, 7-2 ऐसे आपको दिखेंगे, 5 सेट में जीतते हैं ये, ठीक है, जैसे राउंड नहीं होते रेसलिंग में, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो कह रहे हैं 5 सेट में जो इन्होंने कम फ्रॉम बिहाइंड जो विक्ट्री हासिल की है, किसके ऊपर, ओवर द फास्ट राइजिंग ग्रीक स्टीफानोस सिट्सिपास, इसमें टी साइलेंट रहता है इनके नाम में, सिट्सिपास, स्टीफानोस सिट्सिपास, ग्रीक के हैं ये, ग्रीस के हैं, ठीक है, आगे बात सुन, ग्रीस है आगे जिसकी कैपिटल, तो ये कह रहे हैं यूरोप की एक कंट्री है शायद ये, तो इन्होंने कहा क्या कहते हैं कि इन्होंने विक्ट्री किसके ऊपर हासिल की, फास्ट राइजिंग जो तेजी से बढ़ते हुए स्टीफानोस सिट्सिपास फॉर हिज 19th, तो ये भी पूछ सकता है कि किसको हराया है, ठीक है। अब ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर बेचारे कहाँ गए, ये क्यों नहीं आए, 3 तो यही हैं टॉप पे, जोकोविच, रोजर फेडरर और ये, ठीक है, राफेल नडाल, तो ये रोजर फेडरर के मैं बताऊं घुटने पे लग गई थी चोट, वो हो गए वापस, उनकी इंजरी बहुत हो रही है, और राफेल नडाल को जोकोविच ने सेमीफाइनल में हरा दिया था, तो ये कह रहे हैं ओवर द फास्ट राइजिंग ग्रीक स्टीफानोस सिट्सिपास, तो इनको हराया था फॉर इज 19th, इनके ऊपर इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी फॉर इज 19th मेजर, जो इनकी 19वीं जीत, 19वां ग्रैंड स्लैम है इनका ये, ठीक है। पुलिंग हिम विद इन, तो पुल हिम का मतलब है इन्हें खींच कर कहाँ ले आया है, ड्रैग इनटू सम प्लेस, कोई खींच के ऐसे ले आओ किसी को, तो ये किसके विद इन 1 टाइटल ऑफ हिज सेलिब्रेटेड राइवल, तो ये अब ये कितना पीछे हैं, बस यूं है इस लाइन का मतलब, कितना पीछे हैं, एक टाइटल पीछे हैं किससे एक टाइटल पीछे हैं, ऑफ हिज सेलिब्रेटेड राइवल, जो इनके राइवल का मतलब कंपटीटर हैं, जो इनके सेलिब्रेटेड का मतलब फेमस कंपटीटर कौन है, रोजर फेडरर, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ स्विट्जरलैंड के, और राफेल नडाल जो कहाँ के हैं, अभी बताया, पेन होगा, रफाल से गोलियां चलेंगी, तो स्पेन, मैड्रिड है जिसकी कैपिटल, तो सिंपल बात आपको समझ आ गई बच्चों ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनसे एक पीछे हैं, क्योंकि दोनों के पास 20 टोटल ग्रैंड स्लैम है, और रफाल के बाद तो अकेले 13 तो फ्रांस से जीते हुए इन्होंने, फ्रेंच ओपन से रफाल ने, तो उनको हरा दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, जिस आदमी ने लगातार 13 जीते, लगातार तो नहीं जीता, टोटल 13, वैसे लगातार इन्होंने 4-5 साल जीते थे फ्रांस में, तो उनको भी सेमीफाइनल पे इन्होंने हरा दिया, तो ये कह रहे हैं, तो इनके पास 20 हैं, समझ गए, इनके पास 19 है, 1 टाइटल पीछे हैं, तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं एडिटोरियल समझ आते। इट वाज द सर्ब किसके लिए आया ये, क्योंकि ये सर्बिया के हैं, इट कौन, जोकोविच जो जीते हैं, इट वाज द सर्ब सेकंड फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, दूसरी है भाई इनकी है, मेकिंग हिम ओनली द 3rd मैन इन हिस्ट्री, जो क्या बना दिया इनको, पार्टिसिपल का काम करेगा, मेकिंग क्या बना दिया इनको, थर्ड मैन इन हिस्ट्री, तीसरा मैन बना दिया हिस्ट्री में, आफ्टर रॉय एमरसन एंड रोड लेवर, पहले ये दोनों थे, मेकिंग ओनली 3rd मैन हिस्ट्री, इट वाज द सर्व सेकंड फ्रेंच, तो ये कह रहे हैं ये इनकी सेकंड फ्रेंच ओपन ट्रॉफी है, जो इनको तीसरा आदमी बना देती है इन सब के बाद, किन के बाद, एक तो वही हो गया राफेल नडाल 13 जीत चुके हैं, आफ्टर रॉय एमरसन एंड रोड लेवर, पर 3rd मैन कैसे हो गए भाई, हिस्ट्री में राफेल नडाल भी तो हैं, इट वाज सेकंड फ्रेंच ओपन मेकिंग ओनली द 3rd मैन इन हिस्ट्री एंड फर्स्ट इन द, अच्छा ठीक है, आगे भी पढ़ना पड़ेगा हमें, देखो ये कह रहे हैं ये तीसरे आदमी बन चुके हैं रॉय और रोड के बाद, एंड द फर्स्ट इन द ओपन ईरा, और पहले बन चुके हैं ओपन ईरा में, ओपन एरा मतलब ओपन युग में, जो 1967 के बाद चला, मतलब 1968 के बाद इसके ओपन युग माना जाता है टेनिस का। 1967 तक पता है क्या होता था, 1967 तक एज वगैरह मैटर करती थी कि भाई मैच्योर प्लेयर को नहीं लेंगे, साइज, सेक्स, रिलीजन ये सब देखा जाता था। अब क्या होता है, चाहे किसी का मैच्योर हो, नया प्लेयर हो, वो इनसे भी लड़ जाता है और कई बार जीत भी जाता है, ठीक है, इनके साथ भी मैच खेल लेता है। तो कह रहे हैं इस ओपन एरा के बाद ये पहले प्लेयर हैं जिसने क्या किया है, टू विन ऑल 4 स्लैम्स एट लीस्ट ट्वाइस, ये प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने चारों के चारों स्लैम कम से कम 2 बार जीत रखे हैं, क्योंकि इन्होंने कम से कम 3-4 बार यूएस वाला जीता होगा, 3-4 बार विंबलडन और फ्रांस वाला 2 बार जीत लिया, तो कह रहे हैं कम से कम हर इन्होंने स्लैम 2 बार तो जीत लिया। अब राफेल नडाल बेचारे ने 13 तो फ्रांस जीते हैं, बाकी सब एक जीतते होंगे, सिंपल बात ये है इस लाइन की, ठीक है।
एक एक, तो इन्होंने दो बार चारों जीत लिए हैं। तो ये उनके पहले प्लेयर इस ओपन एरा में 1967 के बाद। पहले की बात करें तो रॉय एमरसन एंड रॉड लॉवर भी है, जो पुराना टाइम था। द रिदमिक एल्योर ऑफ द रिकॉर्ड असाइड, तो कह रहे हैं जो रिदमिक है, रिदमिक का मतलब क्या होता है? ट्यून नहीं होती, रिदम है इसमें। रिदम का रिदमिक का मतलब क्या होता है? ट्यून होती है सिंपल सी, रेगुलर, जिसकी धुन सुनाई दे। एल्योर, एल्योर का मतलब जो अट्रैक्शन आपको तरफ खींच ले, अट्रैक्टिव। रिदमिक एल्योर, अट्रैक्शन ऑफ द रिकॉर्ड। तो कह रहे हैं जो इनका रिकॉर्ड है ना, इसकी ये जो धुन है, ये जो अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने वाली ये जो धुन है, इसको, इस रिकॉर्ड को एक बार साइड में रखो, असाइड। द सेंसेशन ऑफ द कंप्लीटनेस एंड द फीलिंग ऑफ स्पोर्टिंग इमोर्टैलिटी, तो कह रहे हैं द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। तो कह रहे हैं एक बार इस रिकॉर्ड को हम, सेकेंड, तो कह रहे हैं एक बार इस एल्योर, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसको साइड में भी रख दे। तो जो सेंस है ना कंप्लीटनेस की, होलनेस की, कंप्लीटनेस का मतलब परफेक्टनेस की, और जो फीलिंग है, स्पोर्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोर्टैलिटी? इमोर्टैलिटी का मतलब सिंपल सा ही होता है जो मरे ना, विच विल, वट विल, या नेवर डाई, जो एग्जिस्ट करे लंबे समय तक, यूं समझ लो, ठीक है, खत्म ना हो। तो कह रहे हैं जो परफेक्टनेस है और फीलिंग ऑफ सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मतलब रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो ये स्पोर्ट में एकदम से ऐसी भावना नहीं आ जाती कि जो खत्म ही नहीं होती। इट ब्रिंग्स, इट ब्रिंग्स के ऑब्जेक्ट है ये। इट ब्रिंग्स मतलब जो टेनिस के बारे में कह रहे हैं, इट ब्रिंग्स, ये जो है द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड फीलिंग ऑफ सपोर्टिंग इमेलिटी, इट ब्रिंग्स के ऑब्जेक्ट है ये दोनों, ठीक है। इवन टू, और यहाँ तक कि जो करियर है इनका, एज स्टोरीड एज जोकोविच का करियर, करियर एज स्टोरीड एज जोकोविच का करियर इज अनपैरेलल्ड। ये सारी बातें अनपैरेलल्ड, ये इज किसके लिए आया है? रिदमिक एल्योर के लिए आया है। सिंपल बात ये है। अगर इस चीज को ये साइड में रख दे, कह रहे हैं इवन टू ए करियर एज स्टोरीड एज, नहीं, करियर इज अनपैरेलल्ड, करियर, करियर के लिए बोल रहे हैं ये। इवन टू अ करियर एज स्टोरीड एज जोकोविच इज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड मतलब इसके पैरेलल में कोई नहीं है, ये सबसे बेटर है, यूं समझ लो, बिगर, बेटर देन एनीथिंग एल्स, यूनिकनेस है। जो करियर है इनका एज इंपॉर्टेंट एज जोकोविच, जो करियर है एज स्टोरीड, स्टोरीड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, सिंपल मतलब ये है। बिल्डिंग है कोई, तो यूं कहेंगे स्टोरीड बिल्डिंग। करियर है किसी का, तो कहेंगे ए स्टोरीड करियर, फेमस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो कह रहे हैं इनका जो करियर है, जो एज फेमस है, जोकोविच का करियर इज अनपैरेलल्ड। तो ऐसा करिए अनपैरेलल्ड है, अनोखा है, बेटर है सबसे। सो विल, ऐसा ही होगा फिर द 34 ईयर्स ओल्ड सेमीफाइनल विक्ट्री। ये सब ग्रामर के टॉपिक हैं, कंजंक्शन में सिखाते हैं। सो के बाद ये विल क्यों आ गया, इस तरह विल तो आगे आता है सब्जेक्ट के बाद। सो विल द 34 ईयर्स ओल्ड सेमीफाइनल विक्ट्री ओवर 13 टाइम चैंपियन नडाल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्ले कोर्टर्स। तो ये कह रहे हैं इसीलिए जो ये विक्ट्री है इनकी क्या होगी, जो ये 34 ईयर के हैं, इन्होंने सेमीफाइनल में विक्ट्री हासिल की है। 34 साल के कौन है? जोकोविच। किसके ऊपर हासिल की है? 13 टाइम चैंपियन रह चुके हैं ना नडाल, अभी बताया था फ्रांस में, फ्रेंच ओपन में 13 टाइम रह चुके हैं। तो ये जो विक्ट्री है ये क्या होगी? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्वार्टर। तो ये कह रहे हैं, तो ये जो विक्ट्री है जो इन्होंने हासिल की है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्ले कोर्ट, ये सबसे महान है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट है किनमें? जितने भी क्ले कोर्टर्स हैं ना, क्ले कोर्टर्स का मतलब क्ले में खेला जाता है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी में खेला जाता है, पत्थर वगैरह तोड़ के ग्राउंड बनाया जाता है इनका। तो ये कोर्टर वही हो गया, कोर्ट हो गया मैदान, कोर्टर्स हो गया जो खेलते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट है सबसे, सिंपल। नेक्स्ट, डैड जब भी ये नाउन क्लोज बनाए तो आप इट लगा दिया करो वाज से पहले। इट वाज नेवर इन डाउट, अब पढ़ लो डैड, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, ये भी ग्रामर में प्रोनाउन टॉपिक में सिखाते हैं हम। इट वाज नेवर इन डाउट that Djokovic had the tennis to challenge the Spaniard was अच्छा ठीक है, it was never in doubt, ये कभी डाउट में नहीं था। क्या डाउट में नहीं था? that Djokovic had the tennis to challenge the Spaniard, की जोकोविच के पास की टेनिस है चैलेंज करने के लिए एक स्पेन के प्लेयर को। स्पेन के कौन? नडाल को हराया ना इन्होंने सेमीफाइनल में, जो 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। कह रहे हैं ऐसा कभी डाउट में नहीं था कि वो क्या कहते हैं चैलेंज कर पाएं, या कि उनके पास टेनिस में वो चैलेंज कर पाएं। किसको? स्पेन के जो प्लेयर हैं, स्पेनियार्ड बोल दिया उनको, सिंपल इतनी बात है। कौन है स्पेन के? ये जो राफेल नडाल हैं, कि ऐसा कभी डाउट में नहीं था कि ये चैलेंज कर पाएंगे या जीत पाएंगे। ये हमें भरोसा है इन पे, जोकोविच पे, नंबर 1 प्लेयर है वैसे भी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? What was astonishing,
क्या था जो सरप्राइज करने वाला था, सरप्राइज में डाल देने वाला था लोगों को, ये पार्टिसिपल का काम करेगा वट के लिए, वाज द वे, वो तरीका, ही बाउंस बैक, जो उन्होंने बाउंस बैक किया। जैसे कोई आदमी बड़ा परेशान है, वो डिप्रेशन में, तो बाउंस बैक, फिर से उसमें एनर्जी आ गई, बाउंस बैक फ्रॉम द शेल शॉकिंग इन लास्ट ईयर फाइनल। जैसे कि ये सरप्राइज करने वाला ये था, जैसा कि उन्होंने बाउंस बैक किया। ये भी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, यूं नहीं पढ़ पाओगे कभी भी इस एडिटोरियल को। ही बाउंस बैक फ्रॉम द शेल शॉकिंग। शेल शॉकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल शॉकिंग, ये आपको पता होना चाहिए। शेल शॉकिंग का मतलब एक्सट्रीमली नर्वस हो जाए कोई आदमी, फ्राइटेंड हो जाए किसी अनप्लीजेंट इवेंट के बाद, एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाए। जैसे मैं कहूँ दे वर शेल शॉक्ड बाय द न्यूज़, तो कह रहे हैं उन्होंने जो बाउंस बैक किया फ्रॉम द शेल शॉकिंग, ये जो भी इवेंट था, जो सरप्राइजिंग अनप्लीजेंट इवेंट था उनके लिए, डरा देने वाला इवेंट था, जो लास्ट ईयर फाइनल में हुआ। क्या हुआ था बताऊं आपको, इन्होंने कोई मैच वगैरह या हार गए थे किसी राउंड में, गुस्सा आ जाता है प्लेयर को, गुस्से में इन्होंने क्या किया, अपने जो रैकेट था इनके पास उन्हीं से बॉल मार दी, और वो सीधा किसी लेडी अंपायर के जाके नेक पे लगी और वो वहीं पर बैठ गई जाके। तो इनको वहाँ पर अंपायर ने बुलाया कि आप कैसे ग्राउंड में जब मैच नहीं चल रहा ये सब कर सकते हो, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो कितना पागलपन है, वो कितना मतलब नर्वसनेस आ जाती है प्लेयर में, हाय लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी इनके साथ। तो कह रहे हैं ये सरप्राइज़ देने वाला था, कैसे इन्होंने बाउंस बैक किया कि भाई प्लेयर तो कहीं बैठ जाते हैं 4 साल के लिए, ये क्या हो गया, पर इन्होंने नहीं किया और अगले साल ही जीता। यूएस ओपन में हुआ था ये सब 2020 में। ठीक है, एंड आउटविटेड एन इनफॉर्म नडाल, और आउटविट कर दिया इनफॉर्म नडाल को। आउटविट से पहले जो आता है और आउटविट के बाद जो आता है, ये अच्छे से आपको ग्रामर की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। आउटविट से जो पहले आता है वो भारी पड़ता है आउटविट के बाद आने वाले प्लेयर पे। सिंपल बात ये है, आउटविट का मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन एन एडवांटेज ओवर समवन। ठीक है, बाय बीइंग मोर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, बहुत ज़्यादा आप क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, तो आउटविट कर दिया। विट का मतलब बुद्धि, आउट कर दिया, दूसरे को ऊपर हावी हो गए आप, सिंपल ये एडवांटेज, आप हरा दिया जो किनको, उन अपनी पिछली परेशानी से भी बाउंस बैक किया, और जो फॉर्म में चल रहे हैं उनको हराया सेमीफाइनल में। ये कह रहे हैं एन इन फॉर्म नडाल, एक इन फॉर्म में नडाल है जो। फॉर जोकोविच के लिए बात करें, टू नॉट फॉल ऑफ द इमोशनल क्लिफ। फॉल ऑफ द क्लिफ एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सडनली आप यूँ समझ लो रिड्यूस हो जाना अमाउंट का, या फिर कम सक्सेसफुल हो जाना। जैसे कि मैं आपको बात करूँ कि जैसे द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फेल ऑफ द क्लिफ, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रही, मतलब इसके रिड्यूस हो रहा है, टर्नओवर नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं फॉर जोकोविच के लिए कि किसी इमोशनल क्लिफ में नहीं फंसे और रिड्यूस नहीं किए इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ। ठीक है, और सक्सेसफुल होने से नहीं मतलब इन्होंने ऐसा नहीं अनसक्सेसफुल हो गए, टू नोट लगा हुआ है ना, टू नोट फॉल ऑफ द इमोशनल क्लिफ, कि ऐसा नहीं हुआ इनमें कमी आई हो। एंड डिफीट सिट्सिपास, ये जो थे ना अभी आए थे, क्या नाम था इनका, फ्रेनोस था कुछ नाम था, सिट्सिपास, इनकी जो कास्ट है वो लगा दी बस इन्होंने यहाँ पे। तो ये सिंपल क्या कह रहे हैं, जोकोविच के लिए अपने इसमें अपने सक्सेसफुल ना होना, या मतलब हारना ना, और डिफीट कर देना सिट्सिपास को, अ प्लेयर जो 12 ईयर यंगर है इनसे। जैसे ये 34 के हैं तो ये लगा लो फिर कितने के होंगे, 22 के होंगे ना। ठीक है, ब्रोट टू लाइट, तो ये ब्रिंग टू लाइट का सिंपल क्या मतलब है, रिवील करना, लोगों को पता लगना। वन ऑफ हिज कॉन्स्टेंट थीम्स, तो ये सारी चीज़ें एक दिखाती है, क्या दिखाती है, जो इनके कॉन्स्टेंट थीम्स हैं, जो इनका आइडिया है, कंसर्न है, क्या है कि ये पॉइज रहते हैं और रीसाइलेंस रहते हैं अंडर रिलेंटलेस प्रेशर। रिलेंटलेस प्रेशर का मतलब ऐसा प्रेशर जो कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा। पॉइज का मतलब होता है बैलेंस, रीसाइलेंस का मतलब रिकवरी आफ्टर डिफिकल्ट इवेंट। जैसे कि कोरोना के बाद लोग रीसाइलेंट हो रहे हैं, रीसाइलेंट का मतलब रिकवरी हो जाना किसी बीमारी के बाद या अनप्लीजेंट इवेंट के बाद, और पॉइज का मतलब बैलेंस। तो ये कह रहे हैं कैसे इन्होंने नोट टू फॉल ऑफ द इमोशनल क्लिफ, कि ये किसी इमोशनल क्लिफ में नहीं भय, ये नहीं है सक्सेसफुल ना हुए, सक्सेसफुल हुए और हरा दिया इन्होंने ऐसे प्लेयर को जो इनसे 12 साल छोटे हैं। ये सब चीज़ें क्या दिखाता है, एक इनका क्या कॉन्स्टेंट थीम दिखाता है कि ये कैसे बैलेंस हैं अपनी लाइफ में और रिकवर कर जाते हैं प्रेशर होने के बावजूद भी। द ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है वेरी ग्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट। इज येट अनदर रिमाइंडर, तो ये दूसरा रिमाइंडर है इनका, याद करा देने वाली चीज़ है, दैट जोकोविच इज दिस एराज मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। तो ये कह रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये इस एरा के, इस युग के सबसे कंप्लीट प्लेयर हैं। वेयर फेडरर हैज़ ट्वीक्ड हिज शॉट मेकिंग
अच्छा यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, मैं बताना चाहता हूँ, सुन लो मेरे से। वेयर फेडरर हैज ट्वीक्ड ही शॉट मेकिंग विद लॉन्ग हेड रैकेट। तो ये कह रहे हैं लॉन्ग हेड रैकेट, ये कह रहे हैं जैसे कि वेयर फेडरर है ट्वीक, ट्वीक का मतलब चेंज करना, कोई चीज़ चेंज कर देना ताकि आप कुछ इंप्रूवमेंट ला सको। ट्वीक का मतलब कुछ छेड़खानी करके चेंज करना। कह रहे हैं जहां पर फेडरर ने कुछ चेंज किया अपने शॉट मारने को विद हिज, तो इन्होंने एक लॉन्ग हेड का रैकेट ले लिया। ये लाइन मिसिंग है यहाँ, विद हिज शॉट मेकिंग लॉन्ग हेड रैकेट, तो इन्होंने एक रैकेट ले लिया। ठीक है, लॉन्ग हेड का मतलब जिसमें ज़्यादा स्ट्रिंग्स हो, धागे हो, स्प्रिंग ज़्यादा हो ताकि बॉल अच्छे से लगे। इन्होंने कुछ चेंजेस लाए। और यहाँ पे रफाल के लिए, और रफाल नडाल ने डिस्प्ले किया, ये मिसिंग है, और रफाल नडाल ने डिस्प्ले किया न्यू लेवल ऑफ एग्रेशन। और रफाल नडाल ने क्या दिखाया? न्यू लेवल ऑफ एग्रेशन, कि कैसे उनमें गुस्सा है, एग्रेशन में करते हैं काम। वही जोकोविच हैज प्रायोरिटाइज बैलेंस, फुटवर्क एंड टाइमिंग। तो ये कह रहे हैं वहीं जोकोविच ने किसको प्रायोरिटी दी? बैलेंस बना के रखा, फुटवर्क पे काम किया, कैसे फुट का इस्तेमाल करते हैं शॉट लगाने के लिए, और टाइमिंग पे इस्तेमाल, टाइमिंग भी अच्छी रही इनकी। तो ये कह रहे हैं इनको प्रायोरिटीज किया, इन तीन इशू को। करंटली नो वन कैन परहैप्स हिट एज वेल एज जोकोविच फ्रॉम बोथ विंग्स। तो कह रहे हैं करंटली कोई भी शायद हिट नहीं कर सकता जैसे कि डोकोविच कर सकते हैं। जोकोविच है, डोकोविच नहीं है, जोकोविच है। फ्रॉम बोथ विंग्स, दोनों विंग्स है। दोनों विंग्स मतलब बोथ विंग्स क्या है? इनकी एक विंग्स होती है। विंग्स का मतलब पार्ट, पंख होते हैं, जैसे दो पार्ट होते हैं किसी चीज़ के, पार्ट विद पेस एंड स्पिन। तो कह रहे हैं कोई भी इनकी तरह हिट नहीं कर सकता इन दोनों विंग्स में, दोनों पार्ट में, चाहे वो पेस की बात कर लें, स्पीड की, और स्पिन, किसी चीज़ को टर्न अराउंड करवा देना, जैसे क्रिकेट में होता है, तेज फेंक रहा है और कोई स्पिन गेंद करता है। तो कह रहे हैं चाहे स्पिन की बात हो, दोनों में इनकी तरह कोई हिट नहीं कर सकता। एट वेरिड एंगल, अलग अलग एंगल से, इवन वैन ऑन डिफेंस, चाहे वो डिफेंस कर रहे हो, ठीक है, शॉट लगाने की बजाय डिफेंस भी करते हैं कई बार हम, ठीक है। एज नडाल एंड सिट्सिपास फाउंड आउट ओवर एग्जैक्टली 4 hours and 11 minutes ईच। तो कह रहे हैं फाउंड आउट का मतलब सिंपल है, डिस्कवर करना, कोई चीज़ लर्न करना या कुछ चीज़ ढूंढना। तो कह रहे हैं एज नडाल एंड सिट्सिपास, नडाल के साथ ये कहाँ खेले थे? सेमीफाइनल में खेले थे। बताओ, नडाल के साथ सेमीफाइनल में और सिट्सिपास के साथ ये फाइनल में खेल रहे थे। इन दोनों के साथ दोनों ने क्या किया? फाउंड आउट ओवर एग्जैक्टली 4 hours and 11 minutes ईच। इन दोनों के साथ 4 घंटे और 11 मिनट तक मैच चला है, ठीक है। एक टेनिस कोर्ट, और इसे एक 4 घंटे मैच चल रहा है एक प्लेयर के साथ 5 सेट में। ए टेनिस कोर्ट हैड नेवर फेल्ट स्मेलर। तो टेनिस कोर्ट को लगा ही नहीं कि मैं छोटा पड़ रहा हूँ, इतने घंटे घंटे मैच चला है इनका। दिस हैज़ नाउ, फाइंड आउट को लगाने थे ना, मतलब मैच खेला है इन्होंने, सिंपल मीनिंग यही है यहाँ पर, डिस्कवर कर लो या फिर लर्न कर लो। दिस हैज़ नाउ किंडल्ड होप्स, दिस हैज़ नाउ किंडल्ड, किंडल्ड का मतलब होता है टू अराउज फीलिंग, कोई फीलिंग्स वगैरह अराउज कर देना, मतलब उकसा देना, इंसाइट कर देना। एक्साइट सिंपल ये है, कोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड आइडिया, जैसे किसी में अराउज, यूँ समझ लो कि पैशन जगा देना किसी में, सिंपल यही मीनिंग है इसका। जैसे इसका वैसा मतलब आग लगाना होता है किंडल, तो सिंपल ये मीनिंग क्या हो गया इसका? तो दिस हैज़ नाउ, तो इस चीज़ ने हैज़ नाउ क्या कर दिया? किंडल्ड होप्स, होप की ये आशा की किरणों को अराउज कर दिया ऑफ गोल्डन ग्रैंड स्लैम, जो गोल्डन ग्रैंड स्लैम होने वाला है। गोल्डन ग्रैंड स्लैम का मतलब सिंपल ये है, 4 ये जीतो ग्रैंड स्लैम और 1 ओलंपिक जीतो। ऑफ गोल्डन ग्रैंड स्लैम ए हरक्यूलियन फीट, हरक्यूलियन का मतलब ऐसा टास्क होता है जो बड़ा मुश्किल हो, जिसमें एफर्ट लगे। फीट का मतलब अचीवमेंट। ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर्स एंड द ओलंपिक गोल्ड इन अ सिंगल ईयर। तो कह रहे हैं एक ऐसी होप को अराउज कर दिया है, क्या जीतने की? एक ऐसा हरकुलियन फीट है ये ग्रैंड स्लैम, जिसमें क्या करना पड़ता है? जीतना पड़ता है 4 मेजर्स और 1 ओलंपियन गोल्ड को। हाउएवर, हालांकि इफ देयर इज वन मैन हु हैज डेयर टू ड्रीम एंड सक्सीडेड, वो डेयर कर चुका है ये ड्रीम करने का और सक्सीड भी हो गया है। ये कह रहे हैं हैज के साथ आया तो हो गया फिर, क्योंकि टू के साथ ड्रीम आता तो यहाँ सक्सीड आता। तो सिंपल मतलब है हु है डेयर, जो हिम्मत कर चुका है इसे ड्रीम करने की और सक्सीड हो गया है, वो है जोकोविच। अनसीडेड, सक्सीड हो गया मतलब इन्होंने 4 जीत लिए हैं शायद। अनसीडेड बारबोरा, ये जो अनसीडेड मतलब बताऊंगा, और ये बारबोरा क्रीजिकोवा, ये कौन है? जिन्होंने वुमेन सिंगल भी जीता, वुमेन डबल भी जीता, जैक रिपब्लिक की, और वुमेन डबल में इन्होंने कटरीना के साथ जीता था, ठीक है। अनसीडेड उन प्लेयर्स को कहा जाता है टेनिस में जो बैटर, मतलब यूं कहूँ उनका रैंक 16 टॉप रैंकर्स में ना आता हो, 16 से बाहर आता हो, ठीक है।
नोट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 16 प्लेयर्स, तो अनसीडेड बोला दिया जाता है। तो कह रहे हैं अनसीडेड थी, ज़्यादा कोई नाम नहीं था इनका। परहैप्स तो कह रहे हैं अनसीडेड बर्बोरा परहैप्स टुक क्यू एंड बिकम द चेक रिपब्लिक फर्स्ट सिंगल। टुक क्यू का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, किसी चीज से प्रभावित हो जाना आप। तो कह रहे हैं शायद टुक क्यू एंड बिकम द चेक रिपब्लिक, किसी इन्फ्लुएंस हुई है किसी चीज से, किसी पर्सन से, और क्या बन गई है? चेक रिपब्लिक की पहली सिंगल चैंपियन इन पेरिस इन 40 ईयर, 40 सालों में पहली वुमेन बन गई है जो पेरिस में जाके जीती हो, क्योंकि ये ग्राउंड पेरिस में है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए स्टोरी लाइन, तो ये चीज एक स्टोरी लाइन प्रोवाइड की है इन्होंने। कोई आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये वर्ड क्या था। प्रोवाइडिंग अ स्टोरी लाइन, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कई बार हम खो जाते हैं, किसी वर्ड को नहीं देखते हैं। प्रोवाइडिंग अ स्टोरी लाइन टू लैच ऑन टू आफ्टर, तो इन्होंने कह दिया, इन्होंने एक स्टोरी लाइन प्रोवाइड कर दिया, एक सिनेरियो, स्टोरी लाइन का मतलब एक सब्जेक्ट, एक सिनेरियो, सीरीज ऑफ इवेंट, टू लैच ऑन टू लैच ऑन का मतलब होता है समझना, टू बिगन टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो कह रहे हैं इन्होंने एक सिनेरियो बना दिया है समझने लायक आफ्टर न्योमी। तो इन्होंने कह दिया है एक स्टोरी लाइन प्रोवाइड कर दिया है जिसे हम समझ सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसके बाद? नाओमी ओसाका विड्रॉल के बाद। जब नाओमी ओसाका जो जापान की है, इन्होंने तो फ्रेंच ओपन से क्या कर लिया था? हटा लिया था ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बिकम द चेक रिपब्लिक फर्स्ट सिंगल चैंपियन। तो एक स्टोरी लाइन बना दी है इन्होंने नई, जिन्हें समझना पड़ेगा हमें। किसके बाद? जब किसके बाद हुआ ये सब? जब नाओमी ओसाका ने विड्रॉल कर लिया, नहीं तो ये जीत जाती, बहुत अच्छी प्लेयर है ये। बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न, इसके ऊपर भी हमने एडिटोरियल पढ़ा था कि कैसे इन पे मेंटल हेल्थ का इशू हो गया था, इन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया था वापस। ये एक जो प्रेस इवेंट हुआ था उसमें गई नहीं थी। और सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की हैं, बहुत अच्छी प्लेयर है, अर्ली एग्जिट, ये शुरू में ही एग्जिट कर चुकी हैं, ठीक है। 9 months अगो, अगर 9 महीने पहले की बात करें बर्बोरा की, ये उनकी कास्ट है, वाज रैंक्ड, ठीक है। कास्ट भी इनकी बड़ी अजीब है, चेक रिपब्लिक शहर की है ना ये, कंट्री की, सॉरी, क्या बोलेंगे इस वर्ड को? रिसिकोवा, ऐसे बोल लो। वाज रैंक्ड आउटसाइड द टॉप 100। तो कह रहे हैं 9 महीने पहले की बात करें, इनका रैंक टॉप 100 से भी बाहर था। एंड हैड अपीयर्ड इन ओनली 3 सिंगल मेन ड्रॉज एट स्लैम्स, और ये केवल 3 सिंगल मेन ड्रॉ में, जैसे एक क्वालिफायर राउंड होता है जिसमें 2 या 3 बार क्वालिफायर मैच जीतना होता है, फिर आप मेन ड्रॉ में जाते हो, ये इनका हायरार्की होती है इनकी। तो कह रहे हैं हैड अपीयर्ड इन ओनली 3 ही सिंगल मेन ड्रॉ में पहुंची थी एट स्लैम्स, बात करें तो इनकी 9 महीने पहले की। बट विद 2 डबल्स एंड 3 मिक्स डबल, बट लेकिन 2 डबल जीत चुकी हैं अब तक, और ये 3 मिक्स डबल ट्रॉफी जीत चुकी हैं। शी वाज नो स्ट्रेंजर टू सक्सेस, तो ये स्ट्रेंजर नहीं है सक्सेस के लिए, ठीक है, कोई अजनबी नहीं है, सक्सेस देख चुके हैं ये। ओवर द लास्ट फोर्टनाइट का मतलब पिछले 14 दिन की बात करें। फोर्टनाइट ये रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि वीक, ईयर, मंथ, फोर्टनाइट, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। आप कहोगे फोर्टनाइट पता नहीं क्या है, 14 डेज। ओवर द लास्ट फोर्टनाइट विद हर डिलाइटफुली लैंग्विड, विद हर डिलाइटफुली, डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? डिलाइटफुल का मतलब इंजॉयबल, अट्रैक्टिव। लैंग्विड बट पॉलिश्ड गेम, लैंग्विड का मतलब होता है जिसमें आपकी एनर्जी कम हो, इंथ्यूजियाज्म कम हो, बट पॉलिश्ड गेम का मतलब बट स्टैंडर्ड अच्छा है आपके गेम का। पॉलिश्ड गेम का मतलब हाई स्टैंडर्ड, उच्च स्तर की परफॉर्मेंस है आपकी। तो कह रहे हैं अट्रैक्टिवली, जो इनका ये कह रहे हैं लास्ट फोर्टनाइट, पिछले 14 दिन से, विद हर डिलाइटफुली लैंग्विड बट पॉलिश्ड, डिलाइटफुली एडवर्ब और लैंग्विड हो गया इनका एडजेक्टिव, और गेम हो गया नाउन। तो कह रहे हैं बड़ा ही अट्रैक्टिव, जो इनका एनर्जी से कम लेकिन पॉलिश्ड गेम था। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन, तो वो क्या बन गई है? फर्स्ट वुमेन बन गई है सिंस मैरी पियर्स इन 2000। तो किसके बाद? मैरी पियर्स इन 2000 के बाद, जिसने क्या किया हो? टू स्वीप बोथ सिंगल्स, ये मैरी पियर्स अमेरिका की थी, ठीक है। टू स्वीप, जिसने क्या किया हो? फ्रांस से की तरफ से खेलती थी, बट ये, ठीक है, ये मैरी पियर्स की मैं अगर बात करूं, इनके जो फादर थे वो अमेरिकन में थे और मदर थी कनाडा वगैरह की, और ये फ्रांस की तरफ से कुछ खेलती थी, कुछ ऐसा ही था इनके बारे में, या कनाडा में जन्म लिया होगा, वो छोड़ो, हमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मैरी पियर्स इन 2000, बस ये पता है फ्रांस की तरफ से खेलती थी, कनाडा और यूएस के इनके होंगे या तो फादर मदर। तो कह रहे हैं मैरी पियर्स इन 2000 टू स्वीप बोथ सिंगल एंड डबल एट रोनाल्ड गारोस। तो कह रहे हैं वो पहली वुमेन बन गई हैं इनके बाद 2000 में, जिसने स्वीप किया हो बोथ सिंगल एंड डबल एट रोनाल्ड गैरो, जो फ्रांस का ये मैदान है, इसमें स्वीप कर दिया। स्वीप का मतलब 2 मतलब होते हैं स्वीप के। एक तो होता है सारे पार्ट जीत लेना किसी कंपटीशन के, जैसे मैं कहूँ 4 वनडे होने हैं इंडिया इंग्लैंड के, चारों इंडिया ने जीत लिए तो स्वीप कर दिया,
क्लीन स्वीप। और एक स्वीप का मतलब बड़े आसानी से जीत लेना। तो सिंपल मतलब ये है जिसने जीत ली हो क्या, दोनों, सिंगल भी और डबल भी, दोनों पार्ट जीत लिए ना, इसलिए कह दिया स्वीप बोल दिया, दोनों पार्ट जीत लिए। किसके, टेनिस के, सिंगल में भी और डबल में भी, एट रोनाल्ड गैरोस, इस मैदान पर जो है फ्रेंच ओपन का। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। थैंक